हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीकेस। सो एसएचएम और वेव्स एंड साउंड, ये आपको एक जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसके 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो ऑलरेडी लाइव क्लास की जो जूम पर हुए थे वो वीडियोस तो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन उन दिनों जो है मैं हॉस्टल पर था, तो वहाँ पर थोड़ा सा डेटा वगैरह का इशू था और वॉइस वगैरह का। और वैसे भी ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टेड होते हैं, तो जो आपको आवाज़ आनी होती है वो थोड़ा सा लेग करती है। और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूँ, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उस लेग में थोड़ा सा वॉइस का थोड़ा सा इशू आ जाता है समटाइम्स। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको जो है एसएचएम का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्विक रिवीजन फॉर एमडी गेट जो है वो मैं दोबारा दे दूँ, और इस 1 घंटे या 1.5 घंटे में तकरीबन इस पोर्शन को हम ख़त्म कर देंगे और अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपने पढ़ना है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होती क्या है? सच ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बैलेंस व्हील ऑफ क्लॉक, जिस तरह से आप अपने जो घड़ी वगैरह है उसको सेट करने के लिए जो बैलेंस व्हील होता है छोटा सा सर्कुलर, जब बेसिकली आप टाइम वगैरह सेट करने से उसको घुमाते हो तो आप पीरियोडिक मोशन कर रहे होते हो, टाइम के साथ रेगुलर इंटरवल के साथ उसको टू एंड फ्रो कर रहे होते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या, लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का मतलब क्या है कि अगर सपोज करें कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ आपने कोई मास अटैच कर दिया है एम। अब आपने क्या उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन, ये ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन। और अगर इसमें कोई एनर्जी वगैरह के लॉसेस नहीं है तो ये अपने फिक्स्ड इंटरवल के बाद, यानी कि आफ्टर टाइम टी, ये जो है ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऐसी अगर मोशन टिपिकली आपके पास हो रही हो, सो दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। अभी इसके केसेस अलग से पढ़ेंगे हम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और अपना पीरियोडिक और अपना वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी में क्या फ़र्क है। तो पहले समझते जाओ कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं। तो पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे। अब नेचुरल एग्जांपल्स इसके, जिस तरह से मून होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास अगर मून है, अच्छा, मून को हम क्या बोलते हैं? ये जो है नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ है, नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है? सेटेलाइट क्या होती है? बेसिकली एनी ऑर्बिटिंग बॉडी अराउंड द अर्थ। अर्थ के सराउंड जो बॉडी घूमती है उसको हम सेटेलाइट बोलते हैं। और नेचुरल सेटेलाइट मतलब ये अपने आप बेसिकली स्पेस में आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वगैरह भेजते हो, लेकिन मून जो है एक ऐसी सेटेलाइट है जो कि नेचुरली अर्थ के पास है, ठीक है। तो अच्छा, इस सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 27.3 डेज, यानी कि 27.3 डेज में ये अपना अर्थ के अराउंड एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। अब ये जो है इस फिक्स्ड टाइम के साथ, आपको पता है मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। और अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है। मून अर्थ के अराउंड और अर्थ जो है सन के अराउंड। तो मून जो अर्थ के अराउंड घूमता है वो हर 27.3 डेज के बाद अपना जो है एक अपना चक्कर वगैरह कंप्लीट करता है। तो ये मोशन जो है रिपीट हो रही है इक्वल इंटरवल के टाइम के बाद। अब वो टाइम कितना है? 27.3 डेज। और जैसे कि अर्थ की मोशन होती है, जिस तरह से अर्थ की मोशन होती है, तो अर्थ एक अपने अराउंड घूमती है, ठीक है, ऑन एक्सिस, और दूसरा दूसरा ये अराउंड सन। अब सन के अराउंड जो अर्थ घूमती है उसको तकरीबन टाइम लग जाता है 365.25 डेज, ठीक है, 365.25 डेज। यानी कि अर्थ सन के अराउंड घूमकर वापसी उसी जगह पर आएगी, तो उसको 365.25 डेज लग जाएंगे। और ये मोशन रिपीट होती रहती है, तो इस मोशन को हम नाम देते हैं पीरियोडिक मोशन। और अपने एक्सिस के अराउंड इसको कितना टाइम लगता है? इसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये होती है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन को मैंने एक्सप्लेन किया, अपना रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट करें। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बैलेंस व्हील ऑफ द क्लॉक, लोडेड स्प्रिंग, मोशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ वायोलिन। वायोलिन जिस तरह से अपना, ये अपना वायोलिन नहीं, गिटार, और स्टिक ऑफ वायोलिन, ये भी आप बोल सकते हो, स्टिक ऑफ वायोलिन। तो बेसिकली एग्जांपल्स तो काफ़ी हैं आपके पास, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझ आना चाहिए कि अगर कोई एग्जांपल वगैरह लिखा हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो है ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं। अच्छा, अब
इफ मोशन अकर्स पीरियोडिकली, अगर मोशन पीरियोडिकली हो रही हो, लेकिन किस तरह से, टू एंड फ्रो, ये चीज़ देखो, अगर मोशन हो रही है पीरियोडिकली, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पीरियोडिक मोशन वाली, कि मोशन अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट करती रहे, लेकिन टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो। और दूसरी पॉइंट ये, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ के अंदर अगर मोशन हो रही हो तो उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसको दोबारा से समझो, इफ मोशन अकर्स पीरियोडिकली, अगर मोशन पीरियोडिकली हो रही है टू एंड फ्रो और स्ट्रेट पाथ के अंदर, तो इसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, ये जो स्ट्रेट पाथ है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर आप पेंडुलम पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये रिवीजन की तरह मैं जो है क्लास ले रहा हूँ, तो अगर पेंडुलम आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि पेंडुलम को हमें थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ता है, डिस्प्लेस दी पेंडुलम थ्रू स्मॉल एंगल। ये जो स्मॉल एंगल कहा जाता है, इसका जवाब इस डेफिनेशन में है जो मैंने अभी आपको बताई। इस स्मॉल एंगल इसी वजह से बोला जाता है ताकि इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट हो वो नियरली स्ट्रेट लाइन में हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब का या एम्पलीट्यूड है या जो कर्व बन रहा है, ये नियरली स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। और तकरीबन इसको हम स्मॉलर एंगल यानी कि कितना करते हैं, तकरीबन 5 डिग्री तक इसको डिस्प्लेस वगैरह करते हैं। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ पता चली कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी जो मोशन होती है वो नियरली स्ट्रेट पाथ के अंदर होती है। तो इफ़ द मोशन अकर्स पीरियोडिकली, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, टू एंड फ्रो इन अ स्ट्रेट पाथ, इट इज़ नोन एज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो उसको हम नाम देते हैं क्या, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का। अब आपको ये चीज़ पता चली कि स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ये जो अप एंड डाउन मोशन होगी ये भी, ये देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रही है, एक ही लाइन के अंदर जो है स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली भी रखें तो भी ये इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई पेपर होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अगर आपके पास सपोज करेंगे कोई पेपर है या कोई मास है, इस तरह से लिखो, कोई मास है, ठीक है, दिस इज मास m। अच्छा, और ये प्रेजेंट है सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर। आपने क्या किया, यहाँ से वेव्स या डिस्टरबेंस जनरेट की, तो यहाँ से ये वेव्स जाएंगी। अच्छा, इन वेव्स के जाने से क्या होगा, हमने पढ़ा है कि वेव क्या करती है, प्रोपागेट करती है, अपने साथ दो चीज़ें कैरी करती है, एक तो मोमेंटम और दूसरा एनर्जी। वेव्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें एक ही वीडियो के अंदर मैंने स्टैंडिंग वेव्स, वेव्स के टाइप्स, स्पीड, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मास होगा बेसिकली, अच्छा, वेव किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, ये डज नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर बोल दो, मीडियम बोल दो, मास बोल दो, ये इन तीनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो मास पड़ा हुआ है ये भी आगे नहीं जाएगा, और ये जो मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं ये भी यहीं रहेंगे, ठीक है। वाटर को स्टिल सपोज करना है आपने, वाटर के पास अपनी कोई वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो है कुछ बेसिक कंडीशंस है। अच्छा, अभी ये क्या होगा, ये मास जो पड़ा हुआ है ये ऑसिलेट करेगा जब वेव इसके पास से गुजरेगी। जब वेव गुजरेगी ना, तो ये देखो, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आगे गुजर जाएगा, तो ये जो मास पड़ा हुआ है m, ये अप और डाउन मूवमेंट करेगा थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरह की मोशन को भी आप पीरियोडिक या ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली पीरियोडिक के ही जो है वो सब टाइप्स वगैरह के अंदर आ रहे हैं, अपना वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स होते हैं पीरियोडिक मोशन के आपके पास। अच्छा, अब वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। कुछ टीचरों ने बोलते हैं कि इनमें दोनों में फ़र्क है, कुछ बोलते हैं कि एक ही बात है, तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इनके अंदर मैं सिंपल आपको तरीके से समझा दूँ कि आपके पास एक होती है वाइब्रेटरी, दूसरा होती है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, एक्चुअली ये ऑसिलेटरी मोशन होती है। दिस इज
ऑसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? ये होती है टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। तो ये आपकी ओसिलेटरी मोशन ही होती है। लेकिन फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, वो जो ऑसिलेटरी मोशन अपना होती है, जब वो फास्ट हो, यानी कि फास्ट या टू रैपिड, when oscillatory motion becomes too rapid, it is known as vibratory। अगर ऑसिलेटरी बिल्कुल ही जल्दी जल्दी में हो रही हो तो उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी का। तो जब कोई चीज़ जल्दी जल्दी में वाइब्रेट करे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को हम नाम देते हैं क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो वाइब्रेटरी मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ तो आपने यहाँ से समझ ली। अच्छा, दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम पीरियड। ये तो चीज़ आपने बचपन से पढ़ी होगी, सुनी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/t। तो यहाँ पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा कम। टाइम पीरियड कम होगा तो ये अपनी साइकिल कंप्लीट जल्दी करेगा, ठीक है। साइकिल कंप्लीट अर्लियर, जल्दी कर लेगा। टाइम पीरियड कम होने का यही मतलब होता है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो अगर टाइम पीरियड कम है तो एक वाइब्रेशन जल्दी होगी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या मैंने बोला है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। वाइब्रेटरी में क्या फ़र्क है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और ये इसमें उल्टा हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन को आप कभी कभी बोलते हो हार्मोनिक मोशन। इसको और एक भी नाम देते हैं हार्मोनिक मोशन का। अब आपको ये चीज़ पता नहीं होती, इसी वजह से अब जब आप देखते हो कि आपने पीरियोडिक के अंदर डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, पीरियोडिक के साथ साथ बाकी दोनों में डिफरेंस पढ़े, और फिर आप देखते हो कि सडनली एक और नाम आ गया हार्मोनिक का। तो ये जो है हार्मोनिक, ये सेम ही नाम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी के लिए है, दोनों के लिए। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो रही हो वाइब्रेटरी की या ऑसिलेटरी की या हार्मोनिक की, उसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, अब पहले आपको ये चीज़ पता नहीं थी ना, तो आपको लग रहा था कि सिंपल हार्मोनिक कोई अलग से मोशन है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपने आपके कोर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी हो, सिंपलेस्ट वाइब्रेटरी हो या सिंपलेस्ट हार्मोनिक हो, तो इसी को तो हम नाम देते हैं अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी को आप जो है एक्सटेंड करके पढ़ते हो और इसी के रूल्स वगैरह पढ़ते हो। इसमें आप क्या पढ़ते हो? इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास फोर्स होता है एक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होती है। फोर्स इसमें मेनली जो आप पढ़ते हो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, और ये फोर्स क्या होता है? फोर्स भी इसमें वेरिएबल होता है, सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, ये चीज़ें देख लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी वेरिएबल होता है, वेलोसिटी भी वेरिएबल, एक्सीलरेशन भी वेरिएबल, ठीक है। क्यों? फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो इसके हिसाब से एक्सीलरेशन वेरिएबल होनी चाहिए। एक्सीलरेशन वेरिएबल मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है जल्दी जल्दी में या कम ज़्यादा हो रही है, वो डिपेंड करता है किस तरह से हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना मतलब वी भी वेरिएबल। वेलोसिटी का चेंज होना मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल होती हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज़ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है।
और टोटल एनर्जी के अंदर इसमें दो एनर्जीज आती हैं, ये आपने याद कर लेना है। इन दोनों के अलावा कोई और अपना एनर्जी नहीं होती। वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इससे हमें जाहिर हुई एक और बात कि इसमें टोटल एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी इसके अंदर कोई भी जो है लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस, नो लॉसेस। फिर लॉसेस किसी भी तरह से हो, फ्रिक्शनल हो या और कोई हो, किसी भी किस्म के जो है वो लॉसेस वगैरह इसके अंदर नहीं होंगे। तो आपने ये बात अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। अच्छा, और इसको सिंपल हार्मोनिक का एक और रीज़न भी होता है। आपके पास जो फोर्स है ना अपना हुक्स लॉ वाला, F = -kx, इसमें पावर होता है 1, अपना x⁻n। तो ये पावर जो होता है ये 1, 3, 5, 7 इस तरह से होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर होता है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक के केस में ये जो x का पावर है ये 1 के इक्वल होता है। तो इसी वजह से आपकी जो मोशन की इक्वेशन बनती है वो, यानी कि फोर्स की जो इक्वेशन बनती है वो F = -kx बनती है, और ये सिंपलेस्ट या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है। अच्छा, अब आपके पास इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिस तरह से अगर मैं नाम दूं क्वांटिटीज़ का, टाइम पीरियड टाइम पीरियड को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल T से। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी सब क्लियर होगा आपको। और स्लो टू अपना इजी टू हार्ड मूव करेंगे हम, क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड को ए से भी जाहिर करते हैं और x0 से भी जाहिर करते हैं, वो डिपेंड करता है। और इसको अगर सर्कुलर मोशन में देखेंगे तो इसको r से भी जाहिर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एम्पलीट्यूड रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को f के साथ भी जाहिर किया जाता है, n के साथ भी जाहिर किया जाता है और न्यू के साथ भी जाहिर किया जाता है। दिस इज न्यू, ग्रीक लेटर फॉर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये क्या होता है, टाइम required to complete one vibration। वन वाइब्रेशन को मैं बोल सकता हूँ वन ऑसिलेशन। वन वाइब्रेशन को मैं बोल सकता हूँ वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन को मैं बोल सकता हूँ वन साइकिल। वन साइकिल में को मैं बोल सकता हूँ वन रोटेशन, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें इस साइकिल के लिए हैं, यानी कि अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई है ए से मोशन अगर स्टार्ट हुई है, बॉडी सर्किल में घूम रही है इस तरह से, तो ये वापसी घूमकर ए पर आ जाए, तो इस पूरे चक्कर को हम बोलते हैं साइकिल, रोटेशन, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। तो इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। आपको पता है 360 में अपना सर्किल में कितने डिग्रीज होते हैं, तो 360 डिग्रीज होते हैं। तो अगर आप इसको अलग तरीके से बोलो कि 360 डिग्री कवर करने में जो बॉडी को टाइम लगता है, ओसिलेटिंग बॉडी को, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो, इसका टाइम पीरियड क्या है, टी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, oscillations, cycles, number of vibrations, oscillations, cycles, rotations per second। एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस हो रहे हो, साइकिल्स अपना रोटेशंस हो रहे हो, तो उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछूं कि एक जो है फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, फ्रीक्वेंसी का सोर्स मतलब कि जो वेव्स को बना रहा है या साइकिल्स को या वाइब्रेशंस को बना रहा है, तो वो अगर बनाता है आपके 15 साइकिल्स बनाता है, 15 साइकिल्स, ठीक है। और कितनी देर में वो बनाता है 15 साइकिल्स, 1.5 सेकंड के अंदर। यानी कि मैं अगर यहाँ पर डेटा लिखूँ, क्या बता रहा है वो कि एक आपका जो फ्रीक्वेंसी का सोर्स है वो बना रहा है 15 साइकिल्स और कितने सेकंड्स में, 1.5 सेकंड्स में। तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे
तो आपको साइकिल्स 1 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे कितने। अच्छा, फिलहाल अगर समझ नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देखो। आपका जो ये डेफिनेशन है ये आपको फुलफिल करनी है और यही फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आपने निकालनी किस तरह से, पहले कॉन्सेप्चुअली मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। 15 साइकिल्स। अब मैं इस पॉइंट को रिमूव करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 0, इसका टेबल पढ़ूंगा तो इसका टेबल मरतबा इस पर जाएगा 10 मरतबा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 साइकिल्स पर सेकेंड। 10 साइकिल्स पर सेकेंड। अब देखो पर सेकेंड में आपको तो पहले ये पता था कि 15 साइकिल्स हो रही हैं 1.5 सेकेंड में। आपको फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स होंगी, तो 1 सेकेंड में होंगी आपकी 10 साइकिल्स पर सेकेंड। तो याद कर लो, फ्रीक्वेंसी के लिए जब भी आपसे बोला जाए कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। फार्मूले के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स वगैरह को हम n से जाहिर करते हैं और टाइम पीरियड को t से। अच्छा, कभी कभी आपसे बोल देता है कि अगर टाइम पीरियड इतना है तो फ्रीक्वेंसी बताओ। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपसे बता दे, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी बोले कि आपकी 2 हर्ट्ज है, ठीक है, 2 साइकिल्स पर सेकेंड है फिलहाल, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड इसका उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा किस तरह से होगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है 1/सेकेंड होता है, 1/सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स क्योंकि साइकिल्स का कोई यूनिट नहीं होता और पर सेकेंड ये यानी कि क्या होगा 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, और इसको हम नाम देते हैं हर्ट्ज का, यानी कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपने चीज़ याद कर लेनी है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली टाइम पीरियड गिवन हो तो उससे फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालनी है, मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है आपका इनवर्स। यानी कि अगर आपसे बोले, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, अब आपको कोई डेटा ही नहीं है गिवन, आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम बताओ। अब ये जो सवाल है ये MD-CAT के अंदर आया हुआ है और सिंपल सवाल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बताओ। अब सेकेंड्स पेंडुलम का पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तभी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, F = 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला है जब टाइम पीरियड आपको गिवन हो 1/t का। तो आपने किस तरह से निकालना है, फ्रीक्वेंसी अपना सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आप याद कर ले, वो होता है 2 सेकेंड। तो जब टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उस पेंडुलम को हम नाम देते हैं सेकंड्स पेंडुलम का। तो फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू होगा, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 1/t। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1/t है तो टाइम की वैल्यू क्या है 2, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/2 सेकेंड या 0.5 सॉरी अपना 1/2 सेकेंड इनवर्स और 0.5 सेकेंड इनवर्स या 0.5 हर्ट्ज। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम कितनी है तो आपने आंसर करना है 0.5 हर्ट्ज इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो ये सवाल आया हुआ है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईदर फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, ईदर साइड का मतलब ये है कि मीन पोजीशन के टुवर्ड्स राइट भी और टुवर्ड्स लेफ्ट भी। तो अगर सपोज करें यहाँ पर आपकी मीन पोजीशन है और ये आपकी बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, अगर सपोज करें ये आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर मास रखा हुआ है m, तो अगर बॉडी इस तरफ को जाएगी तो आपका एम्पलीट्यूड होगा a, और अगर बॉडी इस तरफ को जा रही है तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड होगा a। अब फ़र्क कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो है आप राइट की तरफ गए हो या लेफ्ट की तरफ, तो जब एम्पलीट्यूड क्या है बेसिकली आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। वेक्टर के लिए जब आप 2 डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि राइट की तरफ चले गए फिर लेफ्ट की तरफ आए, तो उससे आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव सपोज करना होता है, तभी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट आएंगे, एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव सपोज करना है वो कौन सा होगा, राइट डायरेक्शन वाला। तो राइट में आपने डायरेक्शन पॉजिटिव सपोज करना है, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा टुवर्ड्स राइट, इसको आप पॉजिटिव वे लिखोगे, और ये जो टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ हुआ है इसको नेगेटिव वे लिखोगे। तो इस तरह से जो है आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, अब तो ये मैंने बताया आपको सिंपल और बेसिक तरीके से। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में सवाल इस पर किस तरह से आते हैं, आप बेसिकली क्या करते हो, आपको पढ़ाया एक तरीके से जाता है और पूछा
जो है ना दूसरे तरीके से जाता है, और आप पढ़ते वगैरह एक तरीके से, और आपसे सवाल वगैरह जो होते हैं वो इसी वजह से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि बुक में इसी तरह से चीज़ें नहीं लिखी हुई होती। अब ये तो सिंपल चीज़ें काफ़ी बच्चों को पता होंगी ऑलरेडी, लेकिन अब जो है सवाल इसके यानी कि इसकी जो है थोड़ी सी मैं एडवांस लेवल पर अभी जाऊँगा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों पर SHM अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। SHM वैसे तो हम पढ़ रहे हैं SHM, लेकिन ये उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे किस तरह से जो है सवाल वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड को आपने देखना हो, ठीक है, तो टाइम पीरियड कंप्लीटेड, ये डेफिनेशन वगैरह तो आपने पढ़ ली। तो ये किस तरह से आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या है, सपोज करें कि डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपका है टाइम पीरियड, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम, इसको हमने फिक्स किया हुआ है सीलिंग वगैरह के साथ। ये इसका मास m है और ये लेंथ l, ठीक है। इसको हमने छोटा सा डिस्प्लेस किया यहाँ से, स्मॉल एंगल इसको हमने डिस्प्लेस किया। अब ये इसकी क्या है, ये है इसकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन होती क्या है, सच ए पोजीशन एट विच नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ये बेस्ट डेफिनेशन है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, जहाँ पर नेट फोर्स 0, फोर्स नहीं, नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नेट फोर्स आप किसे बोलते हो, नेट फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि सपोज करें यहाँ पर आपका मास है m, इसको मैंने खींचा इस तरफ फोर्स F1 से, और यहाँ पर है फोर्स F2, और इस डायरेक्शन में फोर्स F3, ठीक है। तो अगर ये दोनों फोर्स मैं बराबर कर दूँ F1 एंड F3, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में, ये आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो ये जो बॉडी होगी वो ऊपर को जाएगी, यानी कि सिर्फ एक ही फोर्स बच रहा है, वो किधर बच रहा है, अपवर्ड। तो ये जो फोर्स आपको मिला दैट इज दी नेट फोर्स, या इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का भी। तो ये वेक्टर्स की आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अभी सारी वीडियोस मेरी अपलोडेड है एक्सेप्ट वेक्टर, और वेक्टर की मैं कोशिश करूँगा बेस्ट वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद। तो ये जो होता है ये आपका नेट फोर्स होता है। तो यहाँ पर भी जितने फोर्स लग रहे होते हैं वो कोई भी हो, फिलहाल आप इतने चक्करों में आपको खुद को मत फंसाओ, इतना समझो कि जो मेन पोजीशन पर नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अच्छा, और ये जो मैक्सिमम दूर चला गया, कितनी दूर, इस पॉइंट तक, यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आकर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ऐसी पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। अच्छा, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, तो हुक्स लॉ में क्या बोलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन ये जो है अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको यहाँ पर नेगेटिव साइन भी देंगे। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये जो फोर्स है, नेगेटिव साइन शोज इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को लेकर जाओ, वो बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही फोर्स लगेगा। सपोज करो आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये मास स्प्रिंग सिस्टम, ये मास m, अगर मैं बॉडी को इधर को लेकर गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट मेरा जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, बॉडी को टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लेकर जाता है। ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन का मतलब यही होगा कि बॉडी को घुमाकर वापसी इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आएगा, जिसको हम ओ से जाहिर करते हैं, जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। यानी कि अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो फोर्स लिखा हुआ है एफ, ये कौन सा फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है आपका। ये क्या है आपका, रीस्टोरिंग फोर्स। एक होता है आपका अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है, ये तो रहा आपका एफ जो रेड से मैंने शो किया है, ये तो है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है, जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी कि ये मैंने जो ग्रीन से लिखा है ये क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, अप्लाइड फोर्स। बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर एक और नई चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग समझना है। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रीस्टोरिंग के ऑपोजिट होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, ये देखो ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स है इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या है, फोर्स रीस्टोरिंग
एफ आर, वो इस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान में एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी कि दोनों ऑपोजिटली हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा है अप्लाइड फोर्स, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंगल है 0, दोनों सेम डायरेक्शन में और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, एफ रेड से रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, ये किस तरह से होगा, ये आपका होगा किसके इक्वल, नेगेटिव ऑफ एफ अप्लाइड। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी एक पता चली कि एफ अप्लाइड के ऑपोजिटली डायरेक्शन में ये जो है वो होता है। अच्छा, अब आपने न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से पढ़ा है कि एक्सीलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के साथ। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होती है बेसिकली सिस्टम के पूरे की एक्सीलरेशन होती है या नेट एक्सीलरेशन होती है, और फोर्स भी नेट होता है। तो अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि यहाँ पर जो नेट एक्सीलरेशन है वो भी 0 होगी। तो एक चीज़ आपने अभी एक्सीलरेशन के फॉर्मूला ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, यहाँ से ही आपने देख लिया कि नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0, ये यहीं से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ कॉमन सेंस की, यहाँ पर बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर मौजूद है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट फिलहाल अगर यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर इसी पॉइंट के हिसाब से, तो यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया अगर इसी पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पर चले जाएँ तो एक्सट्रीम पर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, किसके इक्वल, एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखा जाए तो बॉडी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो ये तीनों चीज़ें याद कर लो। तो ये मैंने SHM के आगे फॉर्मूला से पहले ही ये बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दी। क्या चीज़ें हैं, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, ये तीनों चीज़ें होंगी 0। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, आपका फोर्स मैंने बताया था वेरिएबल। अब वो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आप मेन पोजीशन से जा रहे हो एक्सट्रीम की तरफ। मेन पोजीशन से जब आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो आपका एक्स जो है वो बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है। अब एक्स के बढ़ने से फोर्स आपका किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एक्स के साथ। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि एफ भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो फोर्स होता है ये वेरिएबल होता है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर प्रूफ हो गई। किस तरह से, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होता और ये जो है चेंज होता रहता है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आता है तो ये कम हो जाता है, और जब मीन से अवे जाता है तो ये बढ़ जाता है। इससे ये आपको आइडिया हुआ। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गई, एक्स भी बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है, फोर्स के बढ़ने से क्या होगा, एक्सीलरेशन भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपने देख ली। यानी कि जब एक्स मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर ही ये लिखते हैं चीज़ें, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि अपना इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो ये तो कंडीशन है मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बोला जाए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग, वो क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, और रीस्टोरिंग फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगी, एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम, जिसको हम जाहिर करते हैं एक्स नॉट से। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। ये छोटा सा एक डेटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है एक्स और टी का, यानी कि इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है और इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए। लेकिन यहाँ पर अभी हमें टाइम पीरियड के साथ खेल देखना है कि ये टाइम पीरियड के हिसाब से किस तरह से होगा। जिस तरह से समझा रहा हूँ समझते जाओ, पूरी क्लियर होती जाएगी, कुछ चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। आपको जो भी आपको चीज़ें तंग करती हैं SHM में या समझ नहीं आती वो आप कर लोगे आराम से। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जब बॉडी पड़ी हुई है तो इसको टाइम कितना लगा है, इसको टाइम लगा है फिलहाल 0, यानी कि इसका टाइम क्या है 0, क्योंकि ये रेस्ट के अंदर है। अपना डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। ये बॉडी गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये वापसी आई, यानी कि इस डायरेक्शन में गई, फिर ये वापसी आई, और ये इस डायरेक्शन में गई, फिर ये वापसी आई। अब जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट की थी, ये अपना घूम कर इसको दोनों एक्सट्रीम्स टच करनी है, दोनों एक्सट्रीम्स टच करके और इसको वापसी अपनी पोजीशन पर आना है। तो एक क्या होगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक ये बॉडी जाएगी, उसके बाद ये वापसी आएगी, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगी, फिर ये वापसी आएगी। तो इसको टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको, पूरा टी। अच्छा, इसको अगर पूरा टाइम टी लगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापसी आने में इसको आधा टाइम लगेगा, क्योंकि आधा टाइम इसको फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापसी आने में भी लगना है। यानी कि अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई
एक्सट्रीम तक और वापसी मीन पोजीशन पर आ गई तो उसको टाइम कितना लगा, t/2 तक। अच्छा, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि अगर ये टाइम वापसी यहाँ तक आने में टाइम t/2 है तो ये t/2 को यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में इसका आधा होगा t/2 का, तो t/2 का आप हाफ करोगे तो ये कितना आएगा t/4। तो यहाँ पर देखो बॉडी स्टार्ट की, बॉडी ने मोशन, तो उसको टाइम लगा t/4 एक्सट्रीम तक जाने में, फिर वापसी आई उसको भी टाइम लगा t/4, दोनों को हमने मिला दिया तो ये आया t/2। अच्छा, अब क्या हुआ, अब t/2 वापसी ये इस डायरेक्शन में अंदर बॉडी गई नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो नेगेटिव एक्सट्रीम में जाने में भी बॉडी को टाइम लगेगा कितना, t/4। तो ये t/2 और t/4 इन दोनों को जमा कर दोगे तो आपको टोटल टाइम मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 3t/4 3t/4 इसको टाइम लगा। कैलकुलेट करके देख लो, t/2 प्लस t/4 एलसीएम 4 2t प्लस 4t इज इक्वल टू 3t/4। ये टाइम लगा इसको नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाने में। अब जब ये वापसी आएगी तो भी इसको टाइम लगेगा t/4। तो t/4 जब इसको आप मिलाओगे तो आपकी कंप्लीट t आ जाएगी। किस तरह से, 3t/4 में आप t/4 मिलाओगे तो आपको वैल्यू आएगा t। अब ये किस तरह से करनी है ये आप करके देख सकते हो, 3t/4 ये आ जाएगा 4 और ये रखोगे 3t प्लस t तो ये आपका आएगा 4t/4, तो 4 से ख़त्म हो गया तो बाकी बचा आपका t। यानी कि यहाँ से एक चीज़ समझने वाली जो है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपने याद कर लेनी है। समझनी एक मरतबा है, उसके बाद याद कर लेनी है। अब हर मरतबा आप समझोगे तो नहीं ना, एग्जाम में ये तो नहीं ड्रा करोगे। तो मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, मीन से एक्सट्रीम जाने में बॉडी को टाइम लगा t/4। ये वापसी आई तो ये याद कर लो, वापसी आएगी t/2, दोबारा से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्सट्रीम 3t/4 और फिर ये आएगी तो इसको टाइम लगा t। यानी कि हर पार्ट का टाइम कितना है, t/4। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि बॉडी का टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये आपने बनाना है। और ये किस तरह से होगा ये अभी हम करके देखते हैं। टाइम की डिविजन हमें नीचे रखनी है। यहाँ पर टाइम क्या है 0, यहाँ पर हमने रखना है t/4, यहाँ पर हमने रखना है t/2, यहाँ पर हमने रखना है 3t/4 और यहाँ पर हमने रखना है t। अच्छा, अब देखो हो क्या रहा है, जब मोशन स्टार्ट नहीं हुई थी 0 पर तो बॉडी कहाँ पर थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। 0 पर टाइम भी 0 था और बॉडी ने मोशन स्टार्ट नहीं की थी, तो ये हमने बना दिया डॉट यहाँ पर। अच्छा, t/4 पर बॉडी कहाँ चली गई, मीन से और टुवर्ड्स राइट गई, यानी कि एक्सट्रीम तक चली गई। और कौन से एक्सट्रीम, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा और ये नीचे आपका होगा नेगेटिव x। तो ये चली गई यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम तक। अच्छा, t/4 तक, अच्छा t/2 तक, ये t/2 तक फिर वापसी इसी पॉइंट पर आ गई मीन पर। तो मीन पर क्या होगी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो यहाँ पर बॉडी आ जाएगी। अच्छा, 3t/4 पर बॉडी कहाँ पर चली गई, 3t/4 पर बॉडी चली गई है नेगेटिव एक्सट्रीम तक। तो नेगेटिव एक्सट्रीम तक, तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव एक्सट्रीम 3t/4 तक, तो यहाँ पर आपने डॉट रखना है। अच्छा, t पर फिर वापसी बॉडी आ गई कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि बॉडी आ गई यहाँ पर। तो इन सारों को आप मिलाओगे तो ये आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, ये आपका मिल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो है आपने फिक्स की है यहाँ पर, वो कंडीशन कौन सी है कि बॉडी की जो मोशन है, बॉडी की जो मोशन है वो मीन से स्टार्ट हुई है, मीन से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट फ्रॉम मीन। अच्छा, और गई कहाँ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है बॉडी गई है। एक चीज़ आपने यहाँ से ये याद कर लेनी। अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन मैंने बताया थोड़ी देर, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव हटाऊँ या इन दोनों वैल्यूज़ को, इस एक्स वाली वैल्यू को भी मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, नेगेटिव ए। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आया है इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूँ यानी कि उल्टा कर दूँ तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। और कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, कंडीशन आपने याद करनी है कि बॉडी की मोशन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो यहाँ पर ये दोबारा से आपने बात समझ लेनी है कि इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो यही कंडीशन फुलफिल करके बनाएंगे
और इसका एक्सीलरेशन टाइम जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये आपका बनेगा, ये टाइम स्केल हमने रखना है t/4, ये आपका आया t/2 और ये आया आपका 3t/4 और ये आपकी आई वैल्यू t। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये इस तरह से आएगी। तो ये है आपकी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी एक इक्वेशन लिखनी है जो कि याद कर लेनी है आपने। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब मोशन स्टार्ट हो रही हो मीन से, तो उसके लिए इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। कंडीशन क्या है, बॉडी की मोशन स्टार्ट हो रही है मीन पोजीशन से, तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि जब मोशन स्टार्ट हो रही है मीन से, एक्स नॉट साइन थीटा ये बॉडी की इक्वेशन होगी। अच्छा, इसमें x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, x क्या है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को आप किससे जाहिर करते हो, आर से भी मैंने बताया और एक्स अपना ए से भी बताया। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी कभी वाई भी हम लिखते हैं, ठीक है। वाई भी अगर मैं लिख लूँ कहीं पर तो आप समझ जाना कि वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सेस की बात नहीं हो रही होगी, वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों सेम ही चीज़ें, यहाँ पर एक्स नॉट की जगह पर ए और साइन ऑफ थीटा। एक और चीज़ आपको पता है कि थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा होता है हमारा इक्वल ओमेगा टी के। तो यहाँ से अगर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, वो क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए, ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये तो जो वैल्यू मिला वो तो मिला डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना और आपसे बोला जाए कि बॉडी की पोजीशन जो है स्टार्ट हो रही है, आपकी मोशन स्टार्ट हो रही है मीन पोजीशन से। लेकिन एक्सीलरेशन के लिए क्या होगी इक्वेशन, तो एक्सीलरेशन के लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक्सीलरेशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो होगी, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, स्मॉल ए के साथ लिखता हूँ ताकि आपको फर्क समझ आए, ए नॉट नेगेटिव ए नॉट साइन थीटा। अच्छा, ये नेगेटिव इसमें क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव बेसिकली आ रहा है बिकॉज की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अच्छा, ये ए नॉट क्या है, ये ए नॉट है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। जिस तरह से एक्स नॉट था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के साथ लिखते हो, यहाँ पर ए नॉट मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। लेकिन मैक्सिमम एक्सीलरेशन को आप क्या लिखते हो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन को आप पता है क्या लिखते हो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो ये जो आपका फार्मूला बन जाएगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये किस तरह से बनेगा ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पर एक्स नॉट की ए नॉट की जगह पर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर रखना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और आगे क्या रखना है, साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और दूसरा क्या है फॉर्मूला आपके पास, दूसरा फॉर्मूला ये है, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास जो आपने देखने हैं, और इनका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसको हम नाम देते हैं वेव फॉर्म्स, वेव फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है, वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर लूँ, ठीक है। मोशन जब स्टार्ट हो मीन पोजीशन से और टुवर्ड्स राइट जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। बॉडी t/4 पर होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, फिर t/2 पर वापसी आ जाएगी अपनी मीन पोजीशन पर, उसके बाद 3t/4 पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगी, और t/2 तक वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद। तो उसका ये जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा। इसको हमने उल्टा करके लिख लेना है, एक्सीलरेशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होती है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होगी, तो एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या बनेगा, इसके बिल्कुल उलट बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला साइकिल है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला साइकिल जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। इसकी इक्वेशन किस तरह से आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा,
ठीक है। और यहाँ पर इसकी किस तरह से लिखोगे, अच्छा एक्सीलरेशन की किस तरह से लिखोगे, नेगेटिव ए नॉट साइन ऑफ थीटा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन में नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मैक्सिमम यानी कि ए नॉट की वैल्यू मैक्सिमम एक्सीलरेशन की पता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने वो वैल्यू पुट करनी है ए नॉट की जगह और साइन थीटा सेम रखना है। थीटा की जगह पर ओमेगा टी रखोगे तो ये दोनों फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें याद करनी है और इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो किस तरह से आते हैं और इन्हीं में से सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, तभी आप कंफ्यूज होते हो। अब कितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके बुक के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, वो लिखी तो हुई है लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है वो अलग है और चीज़ें जो है वो यानी कि उतनी क्लियर नहीं है। तो ये मैंने क्लियर करके आपको समझा दी। लेकिन अगर मोशन हो रही हो एक्सट्रीम पोजीशन से, ये कंडीशन को हम रिवर्स कर दें अगर, तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन को अगर हम रिवर्स कर दें, कौन सी कंडीशन, कि अगर मोशन आपकी हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो अगर एक्सट्रीम से होगी तो किस तरह से कर लिखोगे, बॉडी की मोशन यहाँ से हो रही है, अच्छा यहाँ पर क्या है, पहले डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जीरो। इस तरह से देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है मैक्सिमम और यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसके बाद ये क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद ये क्या हो रहा है दोबारा से जीरो और उसके बाद क्या हो रहा है एक्स नॉट। तो टाइम स्केल बनाओ, यहाँ पर पहले टाइम क्या था जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, तो टाइम था यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आने में टाइम लगा t/4 पर बॉडी जीरो हो गई, फिर ये बना t/2 पर बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर ये वापसी आई 3t/4 पर वापसी जीरो और ये वापसी t पर एक्स नॉट। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरह आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्राफ स्टार्ट करना है आपने, अगर बॉडी की मोशन जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम से हो रही हो, सॉरी अपना नेगेटिव एक्सट्रीम से नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन से, और कौन सी पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर मोशन हो रही हो। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब देखो जब बॉडी का टाइम जब जीरो है, यानी कि ये बॉडी जब यहाँ पर है टाइम जीरो है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और टाइम देखो यहाँ पर टाइम क्या था t/4, ये t/2 और ये आपका आया 3t/4 और ये आपका आया t। तो यहाँ पर t/4 पर अब देखो बॉडी जब जीरो पर थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या था मैक्सिमम एक्स नॉट, इसको हमने लिख दिया, और नीचे क्या है नेगेटिव मैक्सिमम, इसको नेगेटिव एक्स नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। जब इसको टाइम लगा कितना t/4, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, यानी कि बॉडी आ गई है वापसी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, यानी कि t/4 पर बॉडी कहाँ पर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो इसको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो t/2 तक जब बॉडी गई तो t/2 तक क्या हुआ, ये देखो t/2 तक बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम तक चली गई, तो यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सट्रीम t/2 तक बॉडी यहाँ पर आ गई। 3t/4 क्या हुआ, 3t/4 पर बॉडी वापसी इसी पॉइंट पर आ गई इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो बॉडी आ गई यहाँ पर, और t पर कहाँ पर बॉडी चली गई, t पर बॉडी वापसी चली गई कौन सी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी कि ये यहाँ पर। तो इसका जो वेव फॉर्म बना वो इस तरह से बना। तो अब देखो वेव फॉर्म क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ रही है। तो आपने इसका वेव फॉर्म इसकी पोजीशन वगैरह के हिसाब से देखना है। और एक चीज़ और होगी, अगर आपके अगर आप इसको मीन से यानी कि मीन से उठाकर एक्सट्रीम से स्टार्ट करोगे तो आपका साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। वो तो तब था जब मैंने कंडीशन लगाई थी कौन सी, मीन वाली। तो ये जब एक्सट्रीम से होगा तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, और ये इसको दूसरे तरीके से एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये दोनों चीज़ें याद कर लो। एक्सीलरेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसको देखकर एक्सीलरेशन का बना सकते हो, सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको उल्टा कर दोगे तो ये नीचे नेगेटिव एक्सट्रीम से आएगा ऊपर, और उसके बाद ये जाएगा इस तरह से, और उसके बाद ये चला जाएगा इस तरह से, यानी कि ये हाफ तक। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा, और ये टाइम स्केल्स वगैरह लगाकर आप निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन की वैल्यू वहाँ पर किसके इक्वल थी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ए नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पर ये बन जाएगी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वेरी वगैरह करेगा, तो आपने इसी तरह से इसको देखकर और कर लेना है।
एक और चीज़ देखें, यहाँ पर क्या होगा, बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये चीज़ें आप देख लो। अच्छा, मीन पोजीशन पर कौन कौन सी चीज़ें ज़ीरो है? आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है और आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, ये तीनों चीज़ें मैक्सिमम है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्स, फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव मैक्स, और डिस्प्ले सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव मैक्स नहीं, ये दोनों होंगे नेगेटिव एक्स, नेगेटिव मैक्सिमम। क्यों बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ एक्स के साथ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगी नेगेटिव, फोर्स भी आपका होगा नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखें, जब ये बॉडी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, फोर्स होगा पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट आपका होगा आपका नेगेटिव। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करे और पूछे कि बॉडी कौन सी एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो आपने क्लियरली बताना है कि ये बॉडी जो है वो कहाँ पर है, और आपको जो है साइंस से पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ कौन सी, कि आपने पढ़ा होगा कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर आप मैक्सिमम इसको डिस्प्लेस कर चुके होते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो किसके ऊपर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। यानी कि इनके साथ साथ एक और चीज़ मैक्सिमम हो गई एक्सट्रीम पर, वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर ये जब बॉडी पहुँचती है ना तो ये थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, ठीक। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपने देख ली। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, जब बॉडी ये रिटर्न करती है तो आपने देखा होगा कि उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ करती है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है, और यहाँ पर इस मेन पोजीशन पर उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे मैक्सिमम। यानी कि ये जो बॉडी है इसकी यहाँ पर इस मेन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, एक चीज़ आपने यहाँ से देख ली। अच्छा, जब वेलोसिटी या स्पीड वगैरह बॉडी की मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। तो मास कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की भी क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। अब ये इनके बाकी फार्मूलाज वगैरह देखते हैं हम, डेरिवेशंस वगैरह बाकी हमें नहीं करनी, रिवीजन की तरह मैं समझा रहा हूँ, और फिर भी काफ़ी चीज़ें बेसिक्स वगैरह मैंने बताई। अच्छा, अब तो ये हो गई वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी भी ज़ीरो। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पर वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखनी है, अगर बॉडी की मोशन जो है वो टुवर्ड्स राइट हो रही है, क्योंकि राइट को आपने पॉजिटिव सपोज किया था, तो अगर यहाँ पर बॉडी की प्लस वेलोसिटी की वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो मोशन है वो इस इक्विलिब्रियम की तरफ हो रही है, यानी कि टुवर्ड्स राइट हो रही है। फिर वो यहाँ से यहाँ हो रही हो या यहाँ से यहाँ हो रही है, दोनों पॉजिटिव के लिए करेक्ट होंगे। लेकिन अगर ये मोशन इस के लेफ्ट की तरफ हो रही हो, फिर यहाँ से इसकी तरफ हो रही हो या इसकी तरफ से इसकी तरफ हो रही हो, तो दोनों के लिए क्या लगेगा, आपका नेगेटिव लगेगा जब ये बॉडी लेफ्ट की तरफ जा रही हो। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ग्राफ पता होना चाहिए, और इसके हिसाब से आप जो है काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह वो कर सकते हो। अच्छा, और आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फार्मूलाज वगैरह, और ये फार्मूलाज आपने SHM के लिए याद कर लेने हैं। वो फार्मूला कौन से हैं, वेलोसिटी के लिए यहाँ पर आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू हो रही है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, सॉरी अपना मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो रही है, मीन पोजीशन पर, यानी कि मीन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊँ, ये पॉजिटिव v और ये नेगेटिव v, ये टाइम, और ये आपका है t/4, ये t/2, और ये 3t/4, और ये आपका t। तो यहाँ पर देखें बॉडी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये जब ज़ीरो पर था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम। अच्छा, जब ये ज़ीरो पर था तो इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम। अच्छा, मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर मोशन हमने स्टार्ट की है यानी कि मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन इस तरह से सपोज करो, ठीक है। मीन पोजीशन से मोशन वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो किस तरह से होगी, ये बॉडी गई इस डायरेक्शन में, फिर ये वापसी आई, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, फिर ये वापसी आई।
मीन से हमने स्टार्ट की है बॉडी की, और इसको हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में देख रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब ये मोशन चल रही है, थोड़ा बॉडी को हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा है, तो इस यहाँ पर मीन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने देखा जब ये बॉडी यहाँ तक आई है, तो अब हमने देखना स्टार्ट किया है, तो हमने देखना स्टार्ट किया कि बॉडी यहाँ पर आ गई है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है मैक्सिमम, और टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम है 0। तो हमने ये चीज़ लिख ली यहाँ पर ग्राफ में। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई तो इसको टाइम लगा t/4, तो टाइम t/4 लगा जब इसको, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पर ये हमने डॉट बना दिया यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। तो ये जब बॉडी वापसी इसी पॉइंट पर आ गई तो इसको टाइम लगा t/2, तो टाइम t/2 लगा। अब ये बॉडी मीन पोजीशन पर आ गई, मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर देखो बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर बॉडी जब नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव की यानी कि वैल्यू आएगा t/2 पर, बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही। अच्छा, अब क्या हुआ, t/2 तक बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम और ये t/2 तक नेगेटिव की तरफ जा रही। अब क्या हुआ, बॉडी आ गई यहाँ पर, इसको टाइम लगा 3t/4, 3t/4 पर बॉडी आ गई, और ये इसकी वेलोसिटी अगेन 0, वेलोसिटी अगेन 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि 3t/4 पर बॉडी की वेलोसिटी अगेन 0। तो यहाँ पर ये आपने बना दिया। अब t पर वापसी बॉडी जो है कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में, ये जो आ रही है, और बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको अगर आप बनाओगे ठीक तरीके से तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो ये वेलोसिटी ग्राफ है, टाइम ग्राफ, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये अभी मैंने कट करके बनाए हैं, और यानी कि काफ़ी ग्राफ्स बड़े नहीं बनाए। तो वेलोसिटी के लिए आपका जो फॉर्मूला या इक्वेशन बनती है वो किसके इक्वल होती है, v = v0 cos ऑफ थीटा। यहाँ पर v0 की वैल्यू क्या है, v0 याद कर लो, मैक्सिमम जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है x0 ओमेगा। x0 ओमेगा खाली नहीं बोल सकते, प्लस माइनस x0 ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट रखो, पुट करो, तो यहाँ पर क्या होगी, v0, यहाँ पर क्या हो जाएगी, x0 ओमेगा कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा क्या है, v = x0 ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखें, कॉस की वैल्यू 0 होगी, जब कॉस की वैल्यू 0 होगी तो ये वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम। अच्छा, अब इनके जनरल फार्मूलाज जो आप बुक से पढ़ते हो, ये तो मैंने वेव फॉर्म के हिसाब से जो फार्मूलाज वगैरह बताए। अब इनके फार्मूलाज ये भी आपने जहन में रखने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह इन पर भी आपसे पूछे जाते हैं, और वेव फॉर्म्स वगैरह का भी जिक्र होता है। और ये मीन पोजीशन के लिए था, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से बनाएंगे तो यहाँ पर ये एंगल वगैरह का चक्कर चेंज हो जाएगा, ये आपने चीज़ याद कर लेनी है अच्छे से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास ये फार्मूलाज हैं। वेलोसिटी, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा √a² माइनस y², या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा √x0² माइनस x²। जो आपको पसंद हो वो आप अपने पास रख लो, ठीक है। अच्छा, ये है किसके लिए, ये है वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका x = x0 साइन थीटा, जब मोशन एक्सट्रीम से हो रही हो, सॉरी अपना मीन से हो रही हो, और एक्सट्रीम से हो रही होगी तो x0 cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूला जहन में रख लो। अच्छा, एक्सीलरेशन के लिए क्या वैल्यू बनेगी, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका a = -x0 ओमेगा², सॉरी -x ओमेगा²। ये होता है आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे, ये वाला फॉर्मूला रखोगे, तो आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको छोटी ए से जाहिर करते हैं ताकि पता चले। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे अगर, तो ये बनेगा x0 और साइन थीटा, और ये ओमेगा²। और यहाँ पर अगर रख कर देखो तो a = -x ओमेगा²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -x0 cos थीटा ओमेगा², अगर मोशन एक्सट्रीम से हो रही हो, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा उसके उलट है, बस साइन का चक्कर आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। खुद को कंफ्यूज ना करो, और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिलहाल इनको मिटा दो, बस ये याद करो मीन से। लेकिन अगर एक्सट्रीम से बोलेगा तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। a = -x ओमेगा², एक्सीलरेशन = -x0 साइन थीटा ओमेगा²। अच्छा, ये इनकी अरेंजमेंट में कोई फ़र्क वगैरह नहीं होगा, कुछ इनकी अपना फ़र्क वगैरह नहीं पड़ता इसकी
अरेंजमेंट वगैरह से, ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाए, साइन यहाँ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर वेलोसिटी किसके लिए होगी? वेलोसिटी विल बी ओमेगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? ये है ओमेगा √a² - y², या ओमेगा √x0² - x²। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 m, और इस v का स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे तो इस पूरे का अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका a² - y², और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह x0 और x² आप लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग के केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है 1/2 kx², 1/2 kx²। अब ये है पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला। और यहाँ से अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है 1/2 kx0², क्योंकि इसमें k कांस्टेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पर देखें, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम जो फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है? जब डिस्प्लेसमेंट 0 y0 हो या x0 हो। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, y भी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 m ओमेगा², और ये a² में से इसको x0 लिखो भले, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो x0² - 0, तो ये -0 खत्म हो जाएगा। तो आपका ये जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा? 1/2 m ओमेगा² x0²। और इस m ओमेगा² को आप लिख सकते हो k की जो वैल्यू होती है वो m ओमेगा² होती है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 kx0² होती है। अब देखो एक चीज़ मज़े वाली, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू 1/2 kx0², यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 kx0²। ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है 0, और जहाँ पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। तो जो टोटल एनर्जी भी आपकी होती है वो किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर देखोगे, यहाँ पर अगर देखो ये कहाँ पर मैक्सिमम होगी? एक्सट्रीम पर इसके अलावा और कोई एनर्जी नहीं है, तो यही आपकी टोटल एनर्जी होगी 1/2 kx0²। तो ये चीज़ें याद कर लो। अगर आपसे पूछे कि टोटल एनर्जी आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड इतना है, मास इतना है, ओमेगा इतनी, तो बताओगे कितना होगा? ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। अब ये थे कुछ आपके पास फार्मूलाज जो मैंने वन शॉट के अंदर आपको बता दिए एक ही गो में, और जो है आपको अब इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं। अब देखो ना, चीज़ें इसमें काफ़ी हैं, अगर मैं बताता जाऊँगा तो ये क्लास जो है और मज़ीद लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जितनी मैक्सिमम चीज़ें मुझसे हो रही हैं, मुझे याद आ रही है, वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। अच्छा, और एक चीज़, एंगल वगैरह का चक्कर देख लो, एंगल और लेमडा का वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो यहाँ पर ये जो आप बनाते हो यहाँ पर, तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी है कि सेम पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता वेव के अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं कि वेव के दो सेम पॉइंट्स कहाँ पर है। तो इसी वजह से आप डेफिनेशन एक बना लेते हो कि एक क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट है और ये आपका ट्रफ है, और ये फिर से क्रेस्ट है। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 1 लेमडा के इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। 1 वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ, ये दोनों बातें ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर से, क्रेस्ट के सेंटर से, सेंटर ऑफ क्रेस्ट टू सेंटर ऑफ क्रेस्ट, ये डिस्टेंस जो होता है वो भी लेमडा होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, ये भी आपका लेमडा। अब ये किस तरह से हो रहा है? ये देखो, ये बॉडी यहाँ से नीचे आ रही है, तो इसने पूरे एक हाफ सर्किल या एक हाफ साइकिल का इसने 1/4 पार्ट कवर किया है। अब ये 1/4 और ये तो पूरा आधा है, तो ये 1/4 और ये 1/4 ऊपर गई, अब ये 1/4 और मिला, तो ये 1/4 मिलकर एक पूरा आधा बन जाएगा, और ये नीचे इसके और आधा है, तो ये आपकी एक वेव बन गई। इस तरह से होता है ये वेवलेंथ। अच्छा, क्रेस्ट के लिए बोले या ट्रफ के लिए बोले, बात एक ही है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि अब इसके क्रेस्ट ट्रफ से दूसरे ट्रफ के सेंटर तक, तो ये भी आपका जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका 1 लेमडा बनेगा। अब यही सेम केस होता है किसके अंदर? कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन वगैरह के अंदर। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन वगैरह के अंदर, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन वगैरह में क्या देखते हो आप? कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन में यहाँ पर आपके पास होती है कंप्रेशन, फिर होती है रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन फिर होती है रेयर फ्रिक्शन। अच्छा, तो कंप्रेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है? कंप्रेशन में आपके पास प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होने की वजह से डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई होने की वजह से वॉल्यूम कम होता है।
अच्छा, ये आपका पास क्या है, कंप्रेशन, और ये है रेयर फ्रिक्शन, ये है कंप्रेशन। इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये है आपके पास रेयर फ्रिक्शन, ठीक है, और ये दोबारा से कंप्रेशन, फिर ये रेयर फ्रिक्शन, और दोबारा से ये कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन, ये बना आपका रेयर फ्रिक्शन, और ये कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन। तो एक चीज़ देखो, अब ये यहाँ पर क्या है, इसका प्रेशर कम है, डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद करनी है। अच्छा, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रिक्शन, अगर साउंड की बात हो रही हो तो एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रिक्शन को मिलाकर आप 1 लेमडा बोलोगे, 1 CR, 1 C प्लस 1 R, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रिक्शन। इस तरह से बोलूँ, या सेंटर ऑफ कंप्रेशन से सेंटर ऑफ कंप्रेशन तक का डिस्टेंस बोलूँ, वो भी 1 लेमडा है। सेंटर ऑफ रेयर फ्रिक्शन से सेंटर ऑफ रेयर फ्रिक्शन का डिस्टेंस बोलूँ, वो भी किसके इक्वल है, 1 लेमडा के इक्वल है। तो ये सारी बातें एक ही बात को जस्टिफाई करती हैं कि 1 वेवलेंथ जो है इस तरह से होगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ करो। अच्छा, कभी कभी एंगल वगैरह का चक्कर होता है। अब एंगल वगैरह का चक्कर किस तरह से होता है, यहाँ पर देखो, बॉडी को कवर करने में, यहाँ पर पूरी साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, T। तो अब ग्राफ से देखो, ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी ईजी है। जो हम बना रहे थे ना सिंपल पेंडुलम, यहाँ से आप इसको गेम यानी कि चुटकियों में करोगे, किस तरह से, इसका पूरा टाइम लगा T, तो उसको आधा में टाइम कितना लगेगा, T/2। अच्छा, T/2 अगर इस यहाँ से यहाँ तक T/2 है, तो इसके आधे तक कितना टाइम लगेगा, T/4। यकीन नहीं आता, करके देख लो। T/2 का आधा करो, आधा मतलब क्या होता है, 2 के साथ डिवाइड करना। 2 के साथ डिवाइड करोगे T/2 को, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके नीचे एक है, वो चला जाएगा ऊपर, 1/2 बनेगा, तो T/4 आएगा। ये बेसिक मैथ्स है। अगर ये भी नहीं पता तो पहले मैथ्स की क्लासेस लो, उसके बाद ये तैयारी करो। अच्छा, अब ये देखो, अब ये 3T/4 और ये T। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर 1/4 पार्ट में T/4 कवर हो रहा है। अगर देखो ना, बॉडी को इस पूरे चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम T चाहिए, तो हर एक पार्ट के लिए कितना टाइम चाहिए, इसके लिए भी T/4, इसके लिए भी T/4, इसके लिए भी T/4, इसके लिए भी T/4। यही तो बात है। लेकिन टोटल टाइम किस तरह से निकालोगे, यानी कि हर पार्ट के लिए कितना टाइम चाहिए, T/4। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो T/4। अब ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो टाइम तो यहाँ से देख लें ना आपने, तो टाइम यहाँ से देखोगे तो ये T/4 और T/4 कितना हो जाएगा, T/2। अब ये T/2 में T/4 और मिलाओगे, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक दिखना है, तो ये बनेगा 3T/4, और ये आपका टाइम आ जाएगा पूरा T। तो इस तरह से आपने टाइम वगैरह देखना है। अच्छा, एंगल वगैरह का चक्कर किस तरह से होता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि एंगल यहाँ पर किस तरह से होगी। तो एंगल किस तरह से होगी, अब आपने देखना है। पूरे सर्किल की एंगल कितनी होती है, पूरे सर्किल की एंगल होती है 360 डिग्री। तो ये पूरा एक वाइब्रेशन बन रहा है, इसकी एंगल कितनी होगी, 360 डिग्री। 360 को हम क्या लिखते हैं, 360 को हम 2π लिखते हैं। तो अगर 360 को हम 2π लिखते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल पाई कवर हो रहा होगा, और ये एंगल यहाँ पर पाई कवर हो रहा होगा। इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पर ये एंगल पाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल किस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए π/2, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, पाई का हाफ होगी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो पहले डिग्रीज में लिख लो, फिर पाई में लिखो, ताकि आपको डिग्रीज में इजी समझ आता है। पूरी की एंगल कितनी है, यहाँ तक की एंगल कितनी होगी, 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 180। इस T/2 तक, इस T/2 तक कितनी होगी, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर इसका हाफ है, तो ये कितनी होगी, ये होगी 90 डिग्री। यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 270 डिग्री, और फिर उसके बाद क्या होगी, 360 डिग्री। तो ये T/4 पर एंगल कितना है, π/2, और T/2 पर एंगल कितना है, 180, और उसके बाद 270, उसके बाद 360। अब इसको पाई के टर्म्स में आप लिख सकते हो, π/2 अपना π/2, और उसके साथ साथ पाई, और उस तरह से आगे आप चलकर निकाल सकते हो, ये आपका 2π पूरा, और ये एंगल वगैरह निकाल सकते हो। अच्छा, कभी कभी आपको एंगल वगैरह डायरेक्टली अगर गिवन हो, अगर एंगल गिवन हो, एंगल से टाइम निकालना हो, तो वो किस तरह से आप निकालोगे। अगर आपसे बोले कि टाइम पीरियड कितना होगा अगर आपके पास 2π/3 हो एंगल, तो जहाँ पर भी पाई की वैल्यू लिखी हो ना, तो इस पाई को आपने कन्वर्ट कर देना है, इस पाई को आपने T/2 के साथ रिप्लेस कर लेना है। यानी रिप्लेस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रिप्लेस पाई विथ T/2। यानी कि अगर पूछे कि एंगल देकर कि इस पॉइंट पर है, यहाँ पर एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना, अगर 90 डिग्री है तो टाइम कितना है, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर पाई को रिप्लेस करना है T/2 के साथ, तो वो किस तरह से करोगे, यहाँ पर 2π की जगह पर क्या रखोगे, 2π की जगह पर रखा आपने T/2,
2 और ये नीचे 3, पाई से पाई मर गया तो टाइम कितना आया t/3। अच्छा, ये हमने किस तरह से किया, अब देखो यहाँ पर इतना कितना एंगल कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पाई, तो पाई किसके इक्वल आ रहा है t/2 के, यानी कि वहाँ पर टाइम क्या है t/2। तो ये टेक्निक याद कर लो, पाई की जगह पर t/2 करोगे तो यहाँ पर ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ इसको फेज, हम SHM वगैरह में फेज बोलते हैं। फेज क्या होता है, पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की पोजीशन और इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डायरेक्शन बताता है, ये दोनों चीज़ें आपको बताता है। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको फाई के साथ जाहिर किया जाता है, ठीक है। और जब ये फेज बॉडी के पास होता है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह की इक्वेशन होती है वो किस तरह से बन जाती है, ए साइन, और ये जो थीटा है वो बन जाता है आपके पास थीटा प्लस फाई, और ये जो फाई है ये आपके पास क्या है, ये है फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये एंगल वगैरह का भी चक्कर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, और अगर यहाँ पर वेवलेंथ वगैरह का और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ से यहाँ देखो कितना कवर होगा, वेवलेंथ लैम्डा, तो यानी अगर ये लैम्डा है पूरा तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना लगता है, यहाँ पर टाइम पीरियड लगता है t, तो यहाँ पर टाइम पीरियड t तो वेवलेंथ कितनी लैम्डा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड t/2 तो वेवलेंथ कितनी होगी λ/2, यहाँ पर कितना टाइम पीरियड है t/4 तो वेवलेंथ कितनी होगी λ/4, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है t/3t/4 तो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी होगी 3λ/4। अच्छा, यहाँ पर एंगल कितना होगा, एंगल पाई के टर्म्स में आप रख सकते हो t/4, यहाँ पर पूरा एंगल कितना था, यहाँ पर था π/2, ठीक है, और ये मजीद π/2 के साथ मिला तो कितना मिला आपको, ये आपके पास मिला पाई, और ये π/2 और आपने मिलाया, ये पाई यानी कि पाई मिला, और उस पाई के साथ यहाँ पर ये वैल्यू कितना आएगा 270 का, ये आपका आएगा 270 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे पाई के अंदर तो आप कन्वर्ट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर कितना कवर होगा एंगल 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री यहाँ पर, यानी यहाँ पर 90, और ये एंगल वगैरह डिस्प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो। ये SHM के लिए था। अच्छा, अब आपके पास होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके इक्वल होता है 2π√L/g, ठीक है। ये पेंडुलम होता है आपके पास, इसके पास मास m होता है और लेंथ l होती है। याद कर लो, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो इस मास पर डिपेंड नहीं करता, इस मास पर डिपेंड नहीं करता, और ये जो g होती है ये g इफेक्टिव होती है, यानी कि अगर पोजीशन वगैरह वो चेंज करोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज। इस फॉर्मूला के हिसाब से टाइम पीरियड किसके साथ प्रोपोर्शनल है, √L के साथ। अगर हम एक ही प्लानट पर मौजूद हैं तो टाइम पीरियड की रिलेशन लेंथ के साथ क्या बनेगा, T2/T1 इज इक्वल्स टू √L1 सॉरी अपना L2/L1, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर ग्रेविटी वगैरह चेंज हो रही हो, ग्रेविटी वगैरह का चक्कर हो कहीं पर, और लेंथ हम फिक्स रखें, यानी कि अगर प्लानट को हम लेकर जाएं ऐसी जगह पर जहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से रखेंगे, यहाँ पर देखो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g, तो 1/√g का मतलब क्या है कि T2/T1 इज इक्वल्स टू √g 1/g2, और ये टाइम पीरियड किस तरह से निकालोगे, ये g1 जो है अर्थ पर ग्रेविटी कितनी है ge, और नीचे ग्रेविटी ऑफ 2 बॉडी 2 यानी कि बाद वाली जिस प्लानट पर जा रहे हैं वो कितनी है 3ge, तो ये ge में मर जाएगा। टाइम पीरियड T2/T1 जो है वो किसके इक्वल मिलेगा 1/√1/3 के, लेकिन अंडर रूट में है ये, तो ये T2 विल बी इक्वल टू T1/√3। इस तरह से जो है टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हो आप। अच्छा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। 1/t का क्या मतलब है, 1/t का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को अगर आप उल्टा करोगे तो ये टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड को अगर उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2π, और ये L/g चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा G/L, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल्स टू T1/√3, जो प्रॉब्लम हमने थोड़ी देर पहले किया, अगर फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछता तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर T2 किसके इक्वल होती 1/f2 के, और ये 1/t यानी कि T1 किसके इक्वल होता 1/f1 के √3।
तो 1/f2। अच्छा, इसको अगर करते तो आपके पास जो f2 की वैल्यू आती वो f1 अंडर रूट टाइम्स 3 के इक्वल आती। फ्रीक्वेंसी का इसके साथ इस तरह से जो है वो रिलेशन वगैरह है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसकी लेंथ को मैंने 1% इंक्रीज़ कर दिया है, 1%। चलो इसको परसेंटेज वगैरह को छोड़ो, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मजीद और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज़, अगर दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं जिसमें मास वगैरह का चक्कर हो तो ग्रेविटी का अपने फॉर्मूला लगाना है Gm/r²। अगर मास बोल दिया आपसे कि मास डबल कर रहे हैं हम, तो मास के डबल करने से ये जो जी जो है कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी प्रोपोर्शनल है मास/r² के साथ। अगर आपसे बोले कि रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस को छोड़ दोगे, मास के डबल करने से ग्रेविटी भी डबल हो जाएगी। अच्छा, डेप्थ वगैरह का चक्कर हो तो वो डेप्थ वगैरह के फॉर्मूलाज भी आप लगाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास हाइट वगैरह का चक्कर हो तो हाइट के फॉर्मूलाज वगैरह लगाओगे। हाइट का मतलब अगर आपसे बोले एक पेंडुलम जो है वो ज़मीन से 5 मीटर की हाइट पर है, उसको हम लेकर गए हैं 1500 मीटर। अब देखो 1500 मीटर्स जाने में, ऊपर जाने में हाइट इंक्रीज करेगी और हाइट के इंक्रीज करने से ग्रेविटी डिक्रीज करती है। तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, सॉरी अपना ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, ये जी इफेक्टिव ग्रेविटी के डिक्रीज करने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके सारे रिलेशन इस तरह से आप निकाल सकते हो। और एक चीज़, और आपके पास 3 केसेस होते हैं लिफ्ट वाले, यानी कि अगर आपके पास एक लिफ्ट है, उसमें आपके पास ये टाइम पीरियड यानी कि पेंडुलम है या कोई भी ऑसिलेटर है, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रही है ऊपर ए के साथ, तो यहाँ पर इसके लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2π√L/g+a। अगर ये नीचे आएगा पेंडुलम के साथ, एक्सेलरेशन ए के साथ, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2π√L/g-a। तो ये आएगा डाउनवर्ड के केस में। और याद करो, अगर फ्री फॉल का केस हो, ये बॉडीज यानी कि ये आपके पास एस्केलेटर वाले केसेस हैं, ये ऊपर को जा रहे हैं और ये नीचे को आ रहे हैं, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√G+a/L, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा 1/2πG-a/L। ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ कौन सी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है सिंपल पेंडुलम मून पर लेकर जाते हो, ये क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर मून पर लेकर जाओगे तो मून पर क्या चक्कर होता है, लेंथ सेम होती है पेंडुलम की लेंथ तो सेम होती है, लेकिन एक चीज़ और वहाँ पे होती है, ग्रेविटी जो होती है अर्थ के 1/6 होती है, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है ग्रेविटी के साथ 1/√g के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर ग्रेविटी को अगर हम क्या करें g/6 कर दें तो ये क्या होगा, ये अंडर रूट चला जाएगा ऊपर, √6 ये बन गया √g, यानी कि टाइम पीरियड कितना बढ़ गया, √6 टाइम्स बढ़ गया। किस पर, मून पर। तो मून पर जाने में टाइम पीरियड बढ़ जाता है, पेंडुलम स्लो वाइब्रेट करता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, ये भी आपने देख लेना है। अच्छा, और एक चीज़, अगर आपके पास जो है पेंडुलम, आपके पास कभी कभी बोलता है कि जो है आप पेंडुलम जो है कोल्ड और समर का क्या चक्कर है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ समर में और अपना विंटर में, कोल्ड या विंटर दोनों बोल सकते हो। तो टाइम पीरियड किसके साथ प्रोपोर्शनल, 2π√L/g के साथ। अब कोल्ड में क्या होता है, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंथ डिक्रीज करेगी। अब इतनी तो नहीं करती, छोटी सी करेगी, छोटी सी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस टाइम पीरियड में आ जाएंगी, यानी कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और समर में टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। विंटर में आपकी इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। समर में आपका टाइम पीरियड लेंथ इंक्रीज करेगी हीट की वजह से, तो आपका क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो यानी कि आपका समर में आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है और विंटर में आपका टाइम पीरियड जो है पेंडुलम के लिए डिक्रीज कर जाता है, अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए लेंथ और इन चीज़ों को तो। अच्छा, और एक चीज़, फ्री फॉल का अगर केस हो, फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल का केस यानी कि अगर ये किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है जो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, ठीक है, या लिफ्ट रुकी हुई है, तो अगर फ्री फॉल की केस हो,
फ्री फॉल में क्या होता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और बॉडी की एक्सीलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होती है। तो फ्री फॉल के केस में अगर इसमें पेंडुलम पड़ा हुआ है, तो पेंडुलम अगर पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√L/। अब देखो ये फ्री फॉल में एक्सीलरेशन डाउनवर्ड को होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो G-A, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, G के, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, L/G-A की जगह पर रखोगे G, तो L/0, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि टाइम पीरियड रुक जाएगा, पेंडुलम रुक जाएगा, ठीक है, पेंडुलम विल स्टॉप। अच्छा, पेंडुलम विल स्टॉप, टाइम पीरियड उसका कितना है, इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप एक झूले में, अगर आप झूले में एक में स्विंग कर रहे हो, ठीक है, झूल रहे हो, तो अगर आप सिटिंग पोजीशन में हो, सिटिंग में, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहीं कहीं होगा, तो जब आप खड़े हो जाओगे तो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो आपकी जो ओवरऑल लेंथ है, लेंथ L इफेक्टिव, वो डिक्रीज कर जाएगी, तो लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से आपका टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप सिटिंग पोजीशन में हो, स्टैंड करते हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास स्विच कर जाएगा अपवर्ड, तो जिसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आपके पास होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास अगर बोला जाए आपको कि आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक का कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, इसका कांस्टेंट K1 है और इसका कांस्टेंट K2 है, और यहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए हैं और किसी मास के साथ अटैच हैं, यहाँ पर मास इन दोनों के साथ अटैच है। अब सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, पहले तो ये देखो इनकी इक्विवेलेंट कितनी होगी, पहले ये सवाल आपसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कितनी होगी, K', और यहाँ पर भी पूछा गया है कि K' इनकी कितनी होगी। एक चीज़ देखो, जब स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि एंड टू एंड दोनों मिल रहे हो किसी एक कॉमन पॉइंट पर, तो ऐसी अरेंजमेंट होती है आपकी सीरीज। और यहाँ पर जब दोनों मिल नहीं रहे हो बट उसका एक एंड फिक्स्ड हो, यहाँ पर देखो एक एंड फिक्स्ड है, याद कर लो, एक एंड फिक्स्ड और दूसरे आपस में दोनों जुड़ रहे हो एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक एंड फिक्स्ड हो और दोनों मास के साथ डायरेक्टली अटैच हो और आपस में ना जुड़ रहे हो, मास के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ये देखो मास के साथ डायरेक्टली अटैच हैं दोनों, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल। और ऐसी अरेंजमेंट ये जो पेंडुलम वगैरह की है, अपना स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह की, इसमें क्या होगा, आपके पास जो इफेक्टिव है के, वो कैपेसिटर्स वगैरह की तरह ऐड होंगे, यानी कि सीरीज में 1/K इज इक्वल टू 1/K1 1/K2 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। तो ये आपके पास है इक्विवेलेंट आपके पास के की वैल्यू। अच्छा, अगर पैरेलल में देखना हो तो पैरेलल में किस तरह से होगा, K1 प्लस K2, ये तो आपके पास थी इक्विवेलेंट। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी लेंथ L है, उसको अगर हम हाफ कर दें तो उसको किस तरह से आप करोगे, आपको मैंने हुक्स लॉ बताया, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ Kx, नेगेटिव ऑफ x, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर क्या देंगे, नेगेटिव के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, फोर्स की वैल्यू, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, के विल बी इक्वल टू F/x, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बेसिकली लेंथ ही है। तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ L है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं L/2, तो यहाँ पर देखो के किसके साथ प्रोपोर्शनल है, 1/L के साथ, तो यहाँ पर L क्या हो गई है, L/2, तो ये बाई 2 किस तरह चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/L, यानी कि के बढ़ जाएगी 2 टाइम्स, तो इसकी के हो गई 2K, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूँ कि एक स्प्रिंग आपके पास मौजूद है, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के, लेंथ है L, इसको मैंने कर दिया L/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट होगी 3K, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी 3K। तो इस तरह से जो है आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह को निकाल सकते हो, और इसी तरह से जो
ये रिलेशन है। और स्प्रिंग अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन में और एक चीज़ होती है एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये मैंने आपको एक चीज़ बताई। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, इसको प्रूफ करना होता है, वो किस तरह से आप करते हो, एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स, यहाँ पर रखोगे एम ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव के एक्स, यहाँ पर देखो मास कांस्टेंट है, मास चला जाएगा उस साइड, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू ये नेगेटिव और ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें आप एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल करते हो डिस्प्लेसमेंट के साथ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ्स वगैरह किस तरह से हैं, ये आपके पास एनर्जी है बेसिकली सेंटर के अंदर, ये एनर्जी है, ठीक है, और ये टाइम, सॉरी अपना डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये आपके पास नेगेटिव एक्सट्रीम। अच्छा, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ज़ीरो कहाँ पर होगी, मीन पोजीशन पर। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो। अगर मैं इन ग्राफ्स को बनाऊँ इस तरह से, और ये आपके पास आया, इसको थोड़ा सा ठीक करके बना लेते हैं, ये इस तरह से, और ये जो लाइन होगी सीधी, ये होगी टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, इससे एक्सीड नहीं कर रही। ग्रीन क्या है, ये ग्रीन, ये देखो कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है एक्स नॉट पर। तो एक्स नॉट पर कौन सी चीज़ मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ग्रीन के साथ पोटेंशियल एनर्जी, रेड के साथ क्या है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, रेड के साथ क्या वैल्यू है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। 1/2 के ए स्क्वायर 1/2 1/2 और ओमेगा स्क्वायर किस तरह से था, 1/2 ओमेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला था। और एम ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, के इक्वल। तो ये आपके पास वही फॉर्म थे काइनेटिक एनर्जी के, और जितनी मैक्सिमम चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। तकरीबन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपके टेक्स्ट बुक में हो, या प्रॉब्लम्स मैंने एमडीकेट वगैरह में देखे और आपको जो है वो मैंने चीज़ ना बताई हो, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह मैंने देखे हैं, काफ़ी मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो एमडीकेट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप फर्स्ट ईयर या इंटर के अंदर हो तो आपसे सवाल किस तरह से आएंगे, क्लास 11th क्लास 12th के अंदर हो अगर आप, तो आपसे किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाते हैं। आप जो पढ़ते हो वो एक ही तरीके से होता है, और जो सवाल आते हैं वो दूसरे तरीके से आते हैं, तो जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट SHM, ये पूरा SHM है, इसमें सारी चीज़ें जो है मैंने तकरीबन बताई है, और बाकी जो है वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।